दोस्तों इमेजिन करो कि शांति से तुम कुछ नोटी नोटी किताबें पढ़ रहे हो और तुम्हारे सामने अचानक से कोई नोटी गर्ल चली आए तो तुम क्या करोगे। ये कहानी है साकुता नाम के एक लड़के की जिसकी स्कूल में रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा खराब है। एक दिन जब वो लाइब्रेरी में बैठ के शांति से हिंताई की किताबें पढ़ रहा होता है तब वहाँ पे एक लड़की सेक्सी सेक्सी ड्रेस पहनकर घूम रही होती है। वो लड़की साकुता के बगल में आकर खड़ी हो जाती है। साकुता बोलता है तुम्हारे इन दो बड़े बड़े मेहमानों से मेरे हाथ मिलना चाहते हैं। वो लड़की बोलती है तू मेरे को देख सकता है। साकुता बोलता है तुम माय सेंपाई हो ना। माय-सान बोलती है अच्छा तो तुम मेरे स्कूल में मेरे जूनियर हो। देखो अभी जो तुमने यहाँ पर देखा उसे भूल जाओ और खुद का लंड पकड़ के झूल जाओ। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। असल में दोस्तों ये जो माय-सान है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एक सेलिब्रिटी है जो अपने काम से छुट्टी लेकर स्कूल ज्वाइन करने आई है। एक दिन जब माय-सान अपने घर जा रही होती है तब उसकी परमिशन के बिना उसकी कोई फोटो खींचने लगता है। तभी हमारा साकुता गिगा चैड की तरह एंट्री मारकर उस लौंडे से बोलता है पाक भोसड़ी के गांड में फोन डाल के तेरी फोटो खींचूंगा साले। माय-सान उसकी मदद करने के लिए उसे थैंक यू बोलती है और वो दोनों ट्रेन में बैठकर बातें करने लगते हैं। माय-सान बोलती है मैंने सुना है तुमने 3 लड़कों के साथ गैंग बैंग किया था जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में जाना पड़ा। साकुता बोलता है मेरी छोड़ो तुम बताओ तुम आधी नंगी होकर क्यों घूम रही थी, पार्ट टाइम रैंडी हो क्या। माय-सान बोलती है मैं एक्टिंग और टीवी सीरियल की वजह से बचपन से ही पॉपुलर हूँ इसलिए मैं जहाँ पर भी जाती लोग मुझे घूरते देखते और कभी कभार तो मुठिया भी पेल लेते थे इसलिए मैं ये सोचने लगी कि काश लोग मुझे भूल जाए। साकुता बोलता है इसका और रैंडी बनकर घूमने का क्या संबंध। माय बोलती है रुकना भड़वे बता तो रही हूँ। मैं थोड़ी सी प्राइवेसी चाहती थी इस वजह से मैं ये सोचने लगी कि काश लोग मुझे भूल जाए और ऐसा ही हो रहा है। मैं अगर लोगों से सामने से भी जाकर बात करूँ तो वो मुझे देख नहीं पा रहे तो उसी चीज को चेक करने के लिए मैं कल वैसी ड्रेस पहनकर घूम रही थी। मैं नहीं जानती कि मेरी विश कैसे पूरी हो गई। साकुता बोलता है इस चीज को प्यूबर्टी सिंड्रोम कहा जाता है। प्यूबर्टी सिंड्रोम में ऐसे ही तुम्हारे साथ अजीब अजीब चीजें होने लगती है। इसके बाद साकुता माय-सान को अपने घर लेके जाता है और अपनी शर्ट निकालने लगता है। माय-सान बोलती है मुझे पता था तुम भोसड़ी वाले निकलोगे। साकुता माय-सान को उसके छत्ती के ऊपर का घाव दिखाता है। वो बोलता है ये वाला घाव मेरी बॉडी पर अचानक से ही आ गया, इसी की वजह से मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, ना कि गैंग बैंग की वजह से। और यही नहीं मेरी बहन को ऑनलाइन इंटरनेट पर परेशान किया जाता था। एक दिन जब वो घर आई तो अचानक से हवा में से ही उसके शरीर पर घाव आने लग गए। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है और बाद में हमने इस चीज को प्यूबर्टी सिंड्रोम नाम दिया और वो अपनी बहन को भी माय-सान से इंट्रोड्यूस कराता है जिसका नाम कायदे होता है। साकुता बोलता है अगर तुम्हें अपना प्यूबर्टी सिंड्रोम ठीक करना है तो तुम्हें अपना एक्टिंग और मॉडलिंग वाला काम वापस से चालू करना चाहिए। लेकिन एक्टिंग और मॉडलिंग का नाम सुनने के बाद पता नहीं क्यों माय-सान गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन साकुता माय-सान की ये प्रॉब्लम अपनी एक इकलौती दोस्त फुताबा के साथ शेयर करता है। इसके बाद जब वो अपना स्कूल खत्म करके घर पर जाता है तो उसे उसके घर के बाहर भूख प्यास और हवस में तड़पती हुई माय-सान दिखाई देती है। वो बताती है कि उसकी इनविजिबिलिटी के कारण उसे खाना पानी खरीदने में दिक्कत हो रही है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर शॉपिंग करने चले जाते हैं। वापस घर जाते वक्त साकुता बोलता है तुमने अपना काम इसलिए छोड़ा ना क्योंकि तुम्हें आधी नंगी होकर बिकिनी वाला फोटो शूट करना था। ये सुनकर माय-सान गर्म हो जाती है। वो बोलती है इससे तेरा कोई भी लेना देना नहीं है गांडू, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। मेरी माँ एक चादर मोद है, वो पैसों के लिए किसी के भी सामने मेरी टांगे फैला सकती है। मैं बस 14 साल की थी तब मेरी माँ सन्नी लियोनी की तरह मेरा कॉन्डोम वाला फोटो शूट कराना चाहती थी, इसलिए अपनी माँ को सबक सिखाने के लिए मैंने अपना सारा काम छोड़ दिया और यहाँ पर स्कूल में ABCD पढ़ने और SEXX करने आ गई। साकुता बोलता है इस तरह से तुम अपनी माँ का घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाओगी। हालांकि तुम्हारी माँ के पास घंटा नहीं है लेकिन किसी और की वजह से तुम अपने सपनों की गांठ क्यों मार रही हो। और साकुता किसी तरह माय-सान को वापस से काम करने के लिए कन्विंस करता है। माय-सान थोड़ी ठंडी होने के बाद साकुता से बोलती है इतनी सारी जानकारी आखिर तेरे पास आई कैसे। वो बोलता है कि एक जर्नलिस्ट ने इस इन्फॉर्मेशन के बदले मेरे बबलों वाले घाव की एक फोटो ली थी जिसके ऊपर वो शायद आर्टिकल लिखने वाली है। तभी माय-सान उस जर्नलिस्ट को फोन लगाकर कन्विंस करती है कि वो साकुता की फोटो पब्लिश ना करें क्योंकि साकुता की बहन की तबीयत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। बाद में माय-सान साकुता की इस मेहनत से उत्तेजित होकर उसके साथ एक डेट पर जाने का प्लान बनाती है। अगले दिन जब साकुता माय-सान के साथ डेट पर जाने के लिए जा रहा होता है तब उसे एक छोटी बच्ची रोती हुई दिखाई देती है। वो उस बच्ची से बात कर रहा होता है तभी एक लड़की आकर साकुता की गांड पर वार करती है क्योंकि उसे लग रहा था कि साकुता उस छोटी बच्ची को किडनैप कर रहा था, लेकिन कि गांडू वो तो मेरी मदद कर रहा था। इसके बाद वो लड़की साकुता के साथ हिसाब बराबर करने के लिए अपनी गांड साकुता के आगे कर देती है और उसे हिट में डैडी बोलने लगती है और साकुता उस लड़की की गांड मार देता है और ये गांड मारा मारी पुलिस वाला देख लेता है। उस पुलिस वाले को सब बातें समझाने के चक्कर में साकुता अपनी डेट के लिए 1.5 घंटा लेट हो जाता है। लेकिन माय-सान अभी अभी हस्तमैथुन करके आई थी जिसकी वजह से उसका मूड अच्छा था, इसलिए वो साकुता को कुछ भी नहीं बोलती। माय-सान साकुता से बोलती है कि इससे पहले हम लोग डेट पर जाएं, मुझे अपनी चादर मोद माँ से मिलना है। मैं उन्हें बता दूंगी कि मैं इस इंडस्ट्री में अपनी सेक्सी सेक्सी बॉडी वापस लेकर आ रही हूँ, लेकिन मैं किसी और के साथ काम करूंगी ना कि अपनी माँ के साथ। मैं उन्हें दिखा दूंगी कि मैं अपने खुद के दम पर कितने झंडे गाड़ सकती हूँ। लेकिन जब माय-सान की
मम्मी उससे मिलने के लिए वहाँ पर आती है वो मायसान को देख नहीं पाती और वो ये भी भूल जाती है कि उसकी कोई बेटी भी है। उसे लगता है कि उसके साथ किसी ने मजाक करके वहाँ पर उसे बुलाया था, जिसके बाद मायसान को पता चलता है कि उसकी इनविजिबल होने वाली प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। साकुता वहाँ पे रैंडमली लोगों से पूछने लगता है कि क्या वो मायसान जो कि एक टीवी एक्टर है उसे वो लोग जानते हैं, लेकिन किसी को भी वो याद नहीं रहती। साकुता मायसान को सजेस्ट करता है कि क्यों ना हम लोग दूसरे शहर जाकर देखें, शायद वहाँ पे कुछ लोगों को वो याद होगी। लेकिन जब वो दूसरे शहर जाकर लोगों से पूछते हैं तब वहाँ पे भी वो किसी को याद नहीं रहती। इन सब पूछताछ के चक्कर में उन लोगों को वहाँ पे उस शहर में बहुत देर हो जाती है, इसलिए वो दोनों एक लव होटल में रुकते हैं। होटल में रुकने के बाद साकुता अपने एक दोस्त को फोन लगाता है जिसका नाम कुनिमी होता है। कुनिमी बोलता है क्या भाई मैं अभी तो मुड मार के सोया था यार। साकुता बोलता है ये सब बकचोदी छोड़, तू मुझे ये बता क्या तू हमारे स्कूल की मायसान को जानता है। कुनिमी बोलता है हाँ भाई जानता हूँ, अभी उसी को तो इमेजिन करके मुठ मारी थी। फिर अपनी दूसरी दोस्त फुताबा को वो फोन लगाता है, उसे भी मायसान याद रहती है। साकुता को लंड समझ नहीं आता कि बेंचो सब हो क्या रहा है। वो फुताबा से पूछता है कि क्या उसने मायसान को इमेजिन करके मुठ मारी थी और फुताबा फोन काट देती है। कुछ लोगों को वो याद है लेकिन लगभग सब लोग उसके बारे में भूल चुके हैं। तभी दोस्तों बारी आती है सोने की। उन लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं होती है तो बस तड़पती हुई हवस, इसलिए वो दोनों एक ही बेड शेयर करते हैं। लेकिन हमारा साकुता ठहरा वर्जिन, लड़की बगल में सोने की वजह से उसका एंटीना ऑल नाइट खड़ा ही रहता है, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाता। अगले दिन जब वो लोग स्कूल में जाते हैं उसे कुनिमी मिलता है, वही रात वाला मुठल दोस्त, लेकिन इस बार कुनिमी को मायसान याद नहीं रहती। बाद में उसे फुताबा मिलती है, वो बोलती है स्कूल में सब लोग मायसान के बारे में भूल चुके हैं। साकुता बोलता है ये सब आखिर हो कैसे रहा है, फुताबा रात को तुम घोड़े बेचकर सो गए थे। साकुता बोलता है बिल्कुल नहीं। फुताबा बोलती है मैं भी नहीं सोई और सिर्फ हम दोनों को ही मायसान याद है। साकुता बोलता है तो क्या इसका मतलब अगर हम एक दूसरे के साथ सो जाएंगे तो हम भी मायसान के बारे में भूल जाएंगे। फुताबा बोलती है हाँ, लेकिन हमें शायद एक दूसरे के साथ सोने की जरूरत नहीं। और इन दोनों की ये बातें चुपके से मायसान सुन लेती है। साकुता मायसान के बारे में भूलना नहीं चाहता, इसलिए वो अब तक की सारी घटनाएं एक डायरी में लिखता है और वो रात को नींद न आने की दवाइयां भी खाता है। एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन साकुता की लंड और आंखें अब तक सोई नहीं। वो खड़ी की खड़ी है। वो खुद को जगाए रखने के लिए सब कुछ करता है, यहाँ तक कि अपने खुद के निप्पलों को खुद के हाथों से चिमटी भी काटता है। मायसान से साकुता की ये हालत देखी नहीं जाती, इसलिए वो साकुता को पढ़ाने के बहाने उसके घर आ जाती है और उसकी चाय में नींद की गोलियां मिलाकर उसे सुलाती है और उसे थैंक यू और गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब साकुता उठता है तो उसे मायसान के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। वो अपनी डायरी पढ़ता है जिसमें मायसान और उसके बारे में सब कुछ लिखा था, पर बुक में से मायसान का नाम गायब हो चुका था, लेकिन बाकी की लिखी हुई चीजें वैसी की वैसी ही थी। जब साकुता स्कूल में जाता है तब फुताबा उसे एक लेटर देती है। फुताबा बोलती है मुझे इस लेटर के बगल में ये नोट मिला था जिसमें लिखा था कि ये लेटर मुझे तुम्हें देना है। उस लेटर में लिखा होता है कि अगर डैश डैश की यानी कि मायसान की इनविजिबिलिटी का कारण लोगों का उसे इग्नोर करना है तो उसे इस चीज को ठीक करने के लिए तो उसे कुछ ऐसा करना होगा कि लोगों की मेमोरी में मायसान का कोई इंसिडेंट छप जाए। साकुता को वो लेटर पढ़ के कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर बात क्या चल रही है। इसके बाद जब साकुता अपनी एग्जाम दे रहा होता है तब एग्जाम के कुछ क्वेश्चन देखकर उसे याद आता है कि किसी ने तो उसे ये चीज पहले भी पढ़ाई थी। वो अपने एक हाथ से लंड पर और दूसरे हाथ से अपने दिमाग पर जोर देने लगता है, जिसके बाद उसे मायसान की कुछ धुंधली धुंधली यादें आने लगती है और उसे मायसान का चेहरा क्लियरली याद आता है। वो एग्जाम में संडास का बहाना बनाकर बाहर जाता है और सोचने लगता है मुझे सब याद आ गया, तुम्हारे वो लंबे लंबे बाल, वो प्यारी प्यारी आंखें, वो छोटे बड़े बबले, अब मैं इन लोगों को तुम्हारे प्यारे प्यारे बुक्स की तरफ इग्नोर करने नहीं दूंगा। और वो स्कूल के प्लेग्राउंड में जाकर जोर जोर से चिल्लाता है मायसान तुम मुझे बहुत पसंद हो, मायसान मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ, तुम्हें हग करना चाहता हूँ, तुम्हारे बुक्स दबाना चाहता हूँ। और स्कूल के सब लोग उसे खिड़की से देखने लगते हैं। तभी मायसान उसके पीछे आती है और वो बोलती है साकुता तुम गांडू, अब लोग तुम्हारे बारे में बुरी बुरी बातें करेंगे। साकुता बोलता है अगर वो बातें तुम्हें पेलने की है तो मुझे कोई एतराज नहीं। फिर मायसान किसी अबला नारी की तरह वो साकुता की तरफ भागने लगती है। मायसान बोलती है तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। साकुता बोलता है इस बार माफ करना, अब मैं तुम्हें और तुम्हारी पैंटी के कलर को कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद मायसान सब लोगों की तरफ देखकर चिल्लाती है साकुता ने गैंग बैंग नहीं किया था, वो गे नहीं है। और उन दोनों के निपा निबियो वाले प्रोमिसेस वहाँ पे चलने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक टीचर आकर उन्हें बोलता है तुम दोनों मादरचोद के बच्चे इधर आओ, तुम्हारी जवानी हम निकालते हैं। और साकुता आखिर में बोलता है और इस तरह से मायसान फिर से एक नॉर्मल लड़की बन गई। हालांकि वो एक सेलिब्रिटी है लेकिन नॉर्मल हो गई। और यहीं पर इस कहानी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। देखो ये तो बस इसकी कहानी की शुरुआत थी, आगे आगे ये एनिमे इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग और इमोशनल हो जाता है कि इसकी मूवी ने मेरी आंखों से आंसू ही निकाल दिए थे। तो अगर तुम लोगों को इसका अगला पार्ट चाहिए तो तुम्हें इस वीडियो को प्यार देना होगा, जिसके बाद ये वीडियो प्रेग्नेंट हो जाएगी और पार्ट 2 को जन्म दे देगी। तो आओ यार, लाइक शेयर कमेंट करके इसे अपना प्यार दिखाओ और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।